हेलो क्लास 10th वालों, कैसे हो आप लोग। आज मैं लेके आया हूं आपकी एसएसटी का सबसे पहला चैप्टर। हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी का चैप्टर 1 जिसका नाम है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। इस पूरे चैप्टर को हम लोग एकदम शानदार एनिमेशन के साथ में समझेंगे जिससे पूरा चैप्टर ही एकदम मक्खन हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले रिसोर्स से कि आखिर रिसोर्स कहते किसको हैं, है ना। तो देखो रिसोर्स किसको कहते हैं, जैसे कि पानी। पानी एक रिसोर्स है बेटा, ठीक है। फॉरेस्ट एक रिसोर्स है ना। सॉइल एक रिसोर्स है, विंड एक रिसोर्स है, एनिमल जो है वो भी एक रिसोर्स है। मतलब कि वो सारी चीजें, दुनिया की वो सारी चीजें जिनकी हमको जरूरत होती है, मतलब हम हमारी जरूरतों के लिए जिनको यूज करते हैं उसको हम लोग रिसोर्स बोलते हैं, है ना। तो क्या डेफिनेशन बनी इसकी, एवरीथिंग अवेलेबल इन अवर एनवायरमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अवर नीड्स। मतलब सारी चीजें जो कि एनवायरमेंट में प्रेजेंट है और जिसको हम अपनी जरूरत के लिए यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं रिसोर्स। ठीक है, लेकिन इसके आगे की एक और कहानी और है रिसोर्स की। क्या भैया कि रिसोर्स तो बहुत सारा अवेलेबल है ना, लेकिन आप उसको एक्सेस कर भी पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो, आपके पास उसकी टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है कि नहीं है। तो हमको इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि भैया वो जो भी रिसोर्स है उसकी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए हमारे पास में, मतलब उसको हम एक्सेस कर सके, है ना। वो रिसोर्स जो है इकोनॉमिकल फिजिबल होना चाहिए, मतलब सस्ता होना चाहिए, ज्यादा महंगा नहीं होना चाहिए। अगर महंगा होगा तो लोग खरीद नहीं पाएंगे, उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, है ना। इसलिए इकोनॉमिकल फिजिबल होना चाहिए। उसके बाद कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, मतलब पूरा समाज उसको एक्सेप्ट कर ले। ऐसा ना हो कि आपने कुछ बम बम बना दिया और आप बोल रहे हो कि रिसोर्स है भैया इसको यूज कर लो, तो ऐसे थोड़ा ना, सब पूरा समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा उसको। तो रिसोर्स के लिए ये पूरी बात है। क्या बोला कि इट इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्स। तो ये कंप्लीट डेफिनेशन बनती है रिसोर्स की। ठीक है बेटा, अब जो रिसोर्स है ना, देखो ज्यादातर ह्यूमन बींग्स, जैसे हम यहाँ पे लिखा हुआ है, तो रिसोर्स किन बात पे डिपेंड करता है, तो यहाँ पर तीन चीजों से मिलकर बना हुआ है। एक तो नेचर, एक टेक्नोलॉजिकल और एक ये जो है इंस्टीट्यूशन। ये तीनों मिलकर जो है कंप्लीट रिसोर्स बना लेते हैं। कैसे, देखो रिसोर्स निकलता कहाँ से, नेचर से, पर इसको निकालने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है। अब टेक्नोलॉजी बनानी है तो किस चीज की जरूरत पड़ेगी, इंस्टीट्यूशन की। क्यों, क्योंकि इंस्टीट्यूशन के पास में पैसा है, वो इनको पैसा देगा तभी तो टेक्नोलॉजी आएगी, और टेक्नोलॉजी आएगी तब जाके हम नेचर से रिसोर्स को निकाल पाएंगे। तो ये तीनों की तीनों चीजें एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है बेटा, है। ठीक है, ऐसा देखो फिर क्या बोला, ह्यूमन बीइंग्स इंटरेक्ट विद नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड डेवलप्ड इंस्टीट्यूशन। समझ में आई, मतलब ये सब चीजें एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहती है बेटा। ठीक है, अब आता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स को समझते हैं कि रिसोर्स का क्लासिफिकेशन क्या है। तो आप देखोगे रिसोर्स को हम लोग चार तरीके से कैटेगराइज कर देते हैं। सबसे पहला है बेस्ड ऑन ओरिजिन, दूसरे नंबर पे आता है बेस्ड ऑन एग्जॉस्टिबिलिटी, तीसरे नंबर पे आता है बेस्ड ऑन ओनरशिप, और चौथा है बेटा हमारा ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, फर्दर डिवाइड करें अगर तो ये भी दो टाइप का होता है, एक है हमारे पास बायोटिक, दूसरा है एबायोटिक, है ना। उसके बाद ये दो टाइप का, एक है रिन्यूएबल रिसोर्स, एक है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, है ना। फिर ये चार टाइप का होता है बेटा, एक है हमारे पास इंडिविजुअल, दूसरा है कम्युनिटी, तीसरा है हमारे पास नेशनल और चौथा है इंटरनेशनल। उसके बाद हमारे पास इधर इसके तीन टाइप होते हैं। पहले नंबर पे आता है पोटेंशियल, दूसरा है डेवलप्ड स्टॉक और तीसरा है बेटा रिजर्व। क्या है, रिजर्व है। तो ये हमारे पास में जो है पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन है रिसोर्स का, जिसको आगे हमको समझना है डिटेल में। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे, एक सेकेंड ये क्यों अटका, मैं इसको आगे बढ़ा दूं, हाँ ठीक है। देखो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के हिसाब से इसको क्लासिफिकेशन करेंगे। तो सबसे पहले आएगा बायोटिक रिसोर्स। अब बायोटिक रिसोर्स क्या होते हैं भैया, वो सारे रिसोर्स जिसमें जीवन पॉसिबल है, जो कि जीवित है, जिंदा है, जिनमें जान होती है, उनको बायोटिक रिसोर्स कहते हैं। जैसे कि पेड़ पौधे हो गए, है ना, जैसे इंसान हो गए, हम खुद हो गए, ठीक है, जैसे कि जानवर हो गए, जैसे मछली हो गई, जिराफ हो गया, बहुत सारे के सारे जानवर, ये सब कहलाते हैं बायोटिक रिसोर्स। तो क्या बोला, दिस रिसोर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर एंड हैव लाइफ, मतलब ये नेचर से मिलते हैं और इनके अंदर जान होती है, जीवन होता है। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने आपको ये बता दिए हैं, क्लियर। इसके बाद फिर आता है एबायोटिक रिसोर्स। अब ये एबायोटिक रिसोर्स किसको कहते हैं, नाम से समझ में आ रहा है, जिसमें जान नहीं होती भैया, जैसे कि चट्टान में जान नहीं होती है ना, इसलिए एबायोटिक रिसोर्स है। मिलता तो ये भी नेचर से ही है, पर इसमें जीवन नहीं होता, इसमें लाइफ नहीं होती है। ठीक है, जैसे कि गोल्ड हो गया, सोना चांदी, मेटल्स वगैरह हो गए, ठीक है, ये सब क्या है,
बायोटिक रिसोर्स कहलाते हैं, ठीक है। दिस रिसोर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर बट आर मेड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, मतलब नॉन लिविंग थिंग्स से बने हुए होते हैं, ठीक है। उसके बाद रिसोर्स कौन से टाइप का आता है, फिर आता है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब होता है खत्म होने के हिसाब से, समाप्त होने के हिसाब से, ठीक है। तो क्या है भैया, सबसे पहले आएगा रिन्यूएबल रिसोर्स। अब ये रिन्यूएबल रिसोर्स किसको कहते हैं, देखो, दिस रिसोर्स आर अवेलेबल इन प्लेंटी इन नेचर एंड कैन बी रिप्लेनिश्ड। मतलब कि भैया ये ऐसे रिसोर्स हैं जो कि नेचर में अवेलेबल है और इनको हम बार बार यूज कर सकते हैं, है ना, ये खत्म नहीं होते हैं। जैसे कि देखो आप, जैसे सनलाइट है, अब यहाँ सोलर पैनल लगा दिए मैंने, तो क्या होएगा, सोलर पैनल के थ्रू जो है, मतलब सन के थ्रू जो है लाइट आएगी, इसके ऊपर गिरेगी और मैं इससे बार बार इस लाइट को यूज करता रहूंगा, एनर्जी बनाता रहूंगा। तो ये कहलाएंगे रिन्यूएबल, मतलब चीजों को रिन्यू करते जा रहे हैं, इसको बोल रहे हैं हम लोग रिन्यूएबल रिसोर्स, ठीक है। एग्जांपल के लिए जैसे कि वाटर डैम वगैरह जो हम बनाते हैं ना, अब पानी से बिजली बना लेते हैं कि नहीं बना लेते, हर बार हम पानी को जो है टरबाइन के ऊपर गिराते रहेंगे, बिजली बनाते रहेंगे, तो ये कभी भी खत्म होने वाला नहीं है, इसको हम बार बार यूज कर सकते हैं, इसको रिन्यूएबल रिसोर्स बोलते हैं। फिर दूसरा आता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या है, एक बार आपने यूज कर लिया तो ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि कोयले को आपने यूज कर लिया, अब ये खत्म हो जाएगा, इसको आप वापस से यूज नहीं कर सकते, इसको नॉन रिन्यूएबल बोलेंगे। जैसे कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गए, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ठीक है, सीएनजी हो गई, ये सारे के सारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहलाते हैं। एक बार ये खत्म हुआ तो फिर ये लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं जब जाके ये सब चीजें बनती है दोबारा से, अदरवाइज नहीं बनती, बहुत अपना तो गेम ही नहीं पड़ जाएगा मतलब इतने में, ठीक है, ऐसा। फिर आता है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप के हिसाब से। तो सबसे पहले आएगा इंडिविजुअल रिसोर्स। अब इंडिविजुअल रिसोर्स क्या होता है भैया, किसी व्यक्ति विशेष का, किसी एक ही आदमी का, पर्टिकुलर किसी इंडिविजुअल पर्सन का रिसोर्स, उसको बोलते हैं इंडिविजुअल रिसोर्स। जैसे कि भैया, जैसे मान लो किसी आपका घर है, आपका मकान है, तो वो आपका इंडिविजुअल रिसोर्स है, ठीक है, ऐसा। आपकी खुद की गाड़ी है तो वो आपका इंडिविजुअल रिसोर्स है, जो आपकी निजी संपत्ति है उसको हम इंडिविजुअल रिसोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो इंडिविजुअल रिसोर्स आर ओन्ड प्राइवेटली बाय अ पर्सन सच एज फार्मलैंड्स एंड हाउसेस, ठीक है। उसके बाद जैसे फार्मलैंड्स वगैरह, कोई जमीन खरीद ली, कोई प्लॉट खरीद लिया, वो सारी की सारी चीजें इंडिविजुअल रिसोर्स में आती है। फिर आता है कम्युनिटी रिसोर्स। अभी कम्युनिटी रिसोर्स क्या होता है भैया, ऐसे रिसोर्स जो पूरी कम्युनिटी के हो, पूरे समाज के हो, उसको कम्युनिटी रिसोर्स बोलेंगे। तो बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे कि कोई तालाब वगैरह हो गया, है ना, कोई हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल होते ना, ऐसा वो हो सकते हैं, या कोई शमशान भूमि हो सकती है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं। कोई प्लेग्राउंड हो सकता है, स्कूल्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट के स्कूल्स है ना, ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती है। ये सब क्या कहलाते हैं, कम्युनिटी रिसोर्स कहलाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ एग्जांपल में लिख रखा है, यहाँ पे ग्रेजिंग लैंड, मतलब जो चरगाह की जमीन नहीं होती जहाँ पे जो है पशु वगैरह चरते रहते हैं, वो हो गई, ठीक है। बरीड ग्राउंड्स, बरियल ग्राउंड्स मतलब वो कब्रिस्तान हो गया, ये सब चीजें होती है इसके एग्जाम्पल, ठीक है। फिर आते हैं नेशनल रिसोर्स। नेशनल रिसोर्स का मतलब होता है जो हमारे नेशन के हो, हमारे देश के हो, है ना, हमारे देश के, भारत देश के रिसोर्स कहलाएंगे। ऐसे सब देशों के अपने अपने रिसोर्स होते हैं, तो जो देश के हो, पर्टिकुलर किसी कंट्री के हो, उसको हम बोलते हैं नेशनल रिसोर्स। तो नेशनल रिसोर्स बिलोंग्स टू अ नेशन। किससे बिलोंग करते हैं, ये नेशन से बिलोंग करते हैं बेटा। जो एग्जांपल के लिए वाटर रिसोर्स हो गया, फॉरेस्ट हो गया, मिनरल्स हो गया, ये सब क्या कहलाएंगे, नेशनल रिसोर्स कहलाते हैं, ठीक है। मतलब कि यहाँ तक कि जैसे हम भारत देश में रह रहे हैं, अब मेरा जो मकान है ना, वो है मेरा इंडिविजुअल रिसोर्स, लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहे तो भैया मेरे को जो है, मेरे मकान को गवर्नमेंट ले सकती है ना, अपने अधिकार में ले सकती है। हालांकि मेरे को उसके बदले क्या दे दिया जाता है, पैसे वगैरह दे दिए जाते हैं कि भैया तुम पैसे पकड़ो और इस जगह को खाली कर दो। क्यों खाली करवाती है, जैसे मान लो कभी रोड वगैरह बनवाना हो, कुछ भी डेवलपमेंट कराना हो, तो गवर्नमेंट के पास अधिकार होता है, ठीक है, वो हमसे जो चाहे वो कर सकती है, ठीक है ना, ऐसा। जैसे वाटर हो गया, ये भी नेशनल रिसोर्स है, फॉरेस्ट जो है वो भी एक नेशनल रिसोर्स है, मिनरल्स जो है बेटा वो भी नेशनल रिसोर्स होता है, पानी जो है वो भी एक नेशनल रिसोर्स कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है भैया। इसके बाद आता है इंटरनेशनल रिसोर्स। इंटरनेशनल रिसोर्स जो है पर्टिकुलर किसी कंट्री के नहीं होते, उस पर बहुत सारी कंट्रियां मिलकर उस रिसोर्स को यूज करती है। ऐसे रिसोर्सेज को हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल रिसोर्स। क्या बोलेंगे बेटा, इंटरनेशनल रिसोर्स कहलाएंगे, ठीक है, ऐसा। तो अब देखो, जैसे मैं आपको बताता हूं, ये इंडिया है। अब इस इंडिया के अंदर ये समुद्री एरिया है उसका, बोलो ना, अरे समुद्र है कि नहीं अपने यहाँ पे, इंडियन ओशियन बोलते हैं जिसको अपन। तो इस इंडियन ओशियन में
200 नॉटिकल माइल्स तक का जो जगह है, जैसे समझो कि ये जगह 200 नॉटिकल माइल्स तक आती है, कितने तक, 200 नॉटिकल माइल्स तक की जगह है ये, ठीक है ऐसा। तो यहाँ तक जो आ रही है, इतने इतने तक समुद्र के अंदर का जो हिस्सा जो कि 200 नॉटिकल माइल्स तक आ रहा है, वो सब तो नेशनल रिसोर्स में आ जाएगा, मतलब हमारे इंडिया के अंदर अंदर ही आ जाएगा, तो उसको नेशनल रिसोर्स में ही बोल देंगे। लेकिन जो जगह 200 नॉटिकल माइल्स के बाहर निकल गई है वो इंटरनेशनल हो जाती है, फिर उसके ऊपर हमारा अधिकार नहीं होता, फिर उसके ऊपर सारे ही देश मिलकर उसको अधिकार में ले लेते हैं, मतलब हर एक जो देश है वो उसको यूज कर सकता है। तो ऐसे रिसोर्स को बोलते हैं इंटरनेशनल रिसोर्स। समझ आया, ये बात ध्यान रखना, 200 नॉटिकल माइल्स वाली बात बिल्कुल ध्यान रखना आप यहाँ पर, ठीक है ऐसा। फिर आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के हिसाब से सबसे पहले आएगा पोटेंशियल रिसोर्स। कौन सा रिसोर्स, पोटेंशियल रिसोर्स। क्या बोलेंगे, दिस रिसोर्स आर अवेलेबल इन द रीजन बट आर नॉट फुल्ली यूज्ड सच एज विंड एनर्जी एंड सोलर एनर्जी। तो कौन है भैया, विंड एनर्जी हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, ये ऐसे रिसोर्स हैं जिनको ये हमारे पास अवेलेबल तो है पर इनको हम पूरी तरीके से उपयोग में नहीं ले पा रहे, काम में नहीं ले पा रहे। आप देखो ना, क्यों नहीं ले पा रहे, विंड एनर्जी कितने जगह आपने विंड, ये जो मिल देख रहे हैं विंड मिल है ना, ये पवन चक्कियां, ये कितनी जगह लगी हुई, बहुत कम जगह लगी हुई। क्यों कम लगी हुई है, क्योंकि भैया इसका खर्चा बहुत आता है, पैसा बहुत लगता है इस रिसोर्स को यूज करने के लिए, इसलिए गवर्नमेंट लगा ही नहीं सकती है, ठीक है। इस पैसा बहुत ज्यादा खर्च होने की वजह से ये है तो सही रिसोर्स पर हम इसको यूज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ऐसा। फिर आता है डेवलप्ड रिसोर्स। अब डेवलप्ड रिसोर्स तो वो रिसोर्स होते हैं जो कि ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुके हैं और हम उसको यूज भी अच्छे से कर रहे हैं, जैसे कि कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, है ना, ऑयल के तेल के कुएं हो गए जो हमको मिल गए हैं, है ना। क्या बोल रहे हैं, दिस रिसोर्स आर सर्वेड एंड देयर क्वांटिटी एंड क्वालिटी आर नोन। मतलब ऐसे रिसोर्स जिसकी क्वांटिटी भी पता है हमको कि कितना मौजूद है, उसकी क्वालिटी भी पता है हमको और उसके बारे में हमको पूरी जानकारी है, मतलब उस रिसोर्स के बारे में, उसको हम बोलते हैं डेवलप्ड रिसोर्स, ठीक है। एग्जांपल के लिए मैंने बता दिया आपको, कोयला है, पेट्रोलियम है, ऑयल वेल्स है, ठीक है। फिर आते हैं स्टॉक रिसोर्सेस। अब स्टॉक रिसोर्सेस किसको बोलेंगे, जैसे देखो, दिस रिसोर्सेस कैन सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट ह्यूमन डू नॉट हैव द रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी टू एक्सेस हार्नेस देम, एक्सेस एंड हार्नेस देम। कहने का मतलब ये है, जैसे समझो कि हमारे पास पानी है, अब हम जानते हैं कि पानी का फॉर्मूला H2O होता है, साइंस में मैंने ही पढ़ाया आपको पूरा, है ना। अब आप देखो ये जो H2 है, H2O है, हमको पता है कि इस H2O को अगर हम तोड़ दें, वाटर को अगर हम तोड़ दें तो भैया क्या बनेगा, इधर से हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी और उधर से ऑक्सीजन गैस निकल जाएगी। ऑक्सीजन तो भैया हमारे लिए बहुत ज्यादा काम की वरदान है अपने लिए, है कि नहीं। और हाइड्रोजन जो है एज अ फ्यूल यूज होता है, अच्छी अच्छी चीजों का फ्यूल है, बहुत इंपॉर्टेंट फ्यूल है, ठीक है। अब आप सोचो, अगर मैं हाइड्रोजन, इस H2O में से हाइड्रोजन को अलग कर दूं तो इसको फ्यूल या एज ए रिसोर्स यूज ले सकता हूं, क्या ले सकता हूं, ले सकता हूं, ठीक है। लेकिन हमारे पास ऐसी कोई बढ़िया टेक्निक नहीं है जिसकी मदद से हम इस पानी से हाइड्रोजन को अलग कर पाए, ठीक है तो सही, एक तरीका है, मैंने साइंस में भी पढ़ाया था, आपको याद है, इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ाया था ना, इलेक्ट्रोलाइसिस पूरा एनिमेशन से समझाया था आपको। तो इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू हम लोग वाटर के टुकड़े कर सकते हैं, मतलब उसमें से हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस अलग कर सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो नहीं देखा हो साइंस का तो देख लेना, आपको जो है पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी मेरे चैनल पे, ठीक है ना ऐसा। इसके बाद फिर आता है रिजर्व रिसोर्सेस। अब रिजर्व रिसोर्स क्या है भैया, जो ऑलरेडी रिजर्व्ड हो, ठीक है ऐसा, जैसे कि डैम वाटर है ना, पानी हम रिजर्व कर लेते हैं और फिर उसको यूज करते हैं, उससे बिजली बनाते रहते हैं, ठीक है ऐसा। फॉरेस्ट जो है ये एक रिजर्व रिसोर्स है। तो क्या बोला, द यूज ऑफ सच रिसोर्स हैज नॉट बीन फुल्ली स्टार्टेड एंड दे आर यूज्ड ओनली अप टू अ लिमिटेड एक्सटेंट। मतलब कि हमारे पास है भैया पर हम उसको पूरा प्रॉपर यूज नहीं ले रहे हैं, उसको बचा के रख रहे हैं हम, है ना, कि जितनी जरूरत होगी उतना ही काम में लेंगे, बाकी बचा के रखेंगे, फालतू वेस्ट ना करेंगे। ऐसे रिसोर्सेस को बोलते हैं हम लोग रिजर्व रिसोर्सेस, ठीक है। तो समझ आया पूरा रिसोर्सेस का मामला क्या है, ठीक है। बहुत बढ़िया ऐसा रिसोर्स होना भी चाहिए, है ना। पर आगे का टॉपिक क्या बनता है, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स। अब डेवलपमेंट क्या है, ध्यान से सुनो। देखो, रिसोर्स आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ।
सबके लिए जरूरत है। रिसोर्स नहीं होंगे तो हमारा काम नहीं चल पाएगा भैया। पेट्रोल होएगा नहीं तो गाड़ी भले कितनी महंगी से महंगी ले आओ, 4 करोड़ की लाओ कि 10 करोड़ की, कोई वैल्यू है ही नहीं उसकी। तो इसलिए रिसोर्सेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर हर एक व्यक्ति क्या कर रहा है, जरूरत से ज्यादा अपने अपने हिसाब से उसको यूज कर रहा है। जहां नहीं भी जरूरत हो वहां पे भी यूज कर रहा है वो। इससे क्या हुआ, इट वॉज बिलीव्ड दैट रिसोर्स आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर, ह्यूमन बींग्स यूज देम इनडिस्क्रिमिनेटली एंड दिस हैज लेड टू द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम्स। मतलब कि इन रिसोर्सेज के अंधाधुंध यूज करने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जा रही है। कौन कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो देखो सबसे पहले नंबर पे क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, ध्यान से सुनो। सबसे पहली प्रॉब्लम है डिप्लीशन ऑफ रिसोर्स फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल। कहने का मतलब कुछ लोगों ने अपने निजी लालच के लिए, खुद के लालच के लिए उन्होंने उसको यूज करना स्टार्ट कर दिया है। वो इससे क्या करते हैं, बिजनेस वगैरह बना करते हैं, है ना, पैसा कमाने के लिए वो जरूरत से ज्यादा रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना। जैसे जिसके पास पैसा है वही सब कुछ खींच लेगा सारी चीजें, तो फिर बेचारे लोग क्या, दूसरे लोग क्या करेंगे, उनके लिए तो काम में ही नहीं आ पा रहा है। ठीक है, ऐसा तो ये गलत है। बात समझ में, जैसे लकड़ी वगैरह काटी जा रही है फर्नीचर बनाने के लिए, सब करने के लिए, तो एक तरीके से ये कुछ हद तक तो ठीक है, पर जरूरत से ज्यादा यूज करना वो गलत कहलाता है भैया, है ना। इससे नुकसान होता है, पेड़ों को भी नुकसान हो रहा है इससे। ठीक है, दूसरा है एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्स इन फ्यू हैंड्स विच इन टर्न डिवाइडेड द सोसाइटी इनटू 2 सेगमेंट, दैट इज हैव एंड हैव नोट्स और रिच एंड प्यूअर। मतलब जिन लोगों के पास में रिसोर्स अच्छे खासे हैं वो तो अमीर हो गए, और जिनके पास रिसोर्सों की कमी हो गई है वो गरीब कहलाते हैं। तो यहाँ पर सोसाइटी जो है 2 हिस्सों में बढ़ गई है, एक अमीर और एक गरीब। तो ये भी प्रॉब्लम है भैया अंधाधुंध यूज करने का। ठीक है, ऐसा। तीसरा क्या है, इन सब चीजों की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गई, जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ना, ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है, ठीक है, सॉइल डिग्रेडेशन हो रहा है या लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, जमीन खराब हो रही है। तो ये सारी प्रॉब्लम इसकी वजह से हो जा रही है बेटा। ठीक है, फिर आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आखिर प्रॉब्लम है तो इसका सॉल्यूशन क्या है, फिर ये भी तो बताओ कि कैसे यूज करना चाहिए हमको। तो क्या बोला, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मींस डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट and development in the present should not compromise with the need of the future generation। कहने का मतलब यह है भैया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब यह है कि आप रिसोर्स यूज तो करो, मना ही नहीं है भैया किसी भी चीज की, पर उसको बचा बचा के समझदारी के साथ में यूज करो। इसको ही बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जब आप इसको समझदारी के साथ यूज करोगे तो फ्यूचर जो जनरेशन है उनको वो भी इन सब चीजों को यूज कर पाएगी, वो भी इन सब चीजों का फायदा उठा पाएगी। इसी को बोलते हैं हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। समझ में आया? मतलब ऐसा नहीं कि भैया ले गाड़ी उठाई और चक्कर काटने निकल गए अपने गली मोहल्ले में इधर के उधर, है ना, ये जो करने जाते हो ना आप लोग शाम पड़े, ये सब चीजें थोड़ा सा कम कर देना चाहिए। ठीक है, ऐसा। इसके बाद में ये समझ में आया आपको, ये पूरा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब आता है एजेंडा 21। ये पूछा जाता है एग्जाम में कि एजेंडा 21 क्या है। तो देखो, इट इज द डिक्लेरेशन साइंड बाय द वर्ल्ड लीडर इन 1992 at the United Nations Conference on Environment and Development, UNCED, है ना, which took place at Rio de Janeiro, Brazil। कुछ भी नहीं है, क्या हुआ, ब्राजील के अंदर एक जगह है रियो डे जनेरियो। ठीक है, ऐसा। उस जगह पे क्या हुआ था, एक मीटिंग हुई थी, ऐसे समझ लो आप सिंपल सी। ठीक है, ये मीटिंग हुई थी जहां पर जो है लगभग बहुत सारे देशों के लोग, अलग अलग कंट्रीज के लोग आए थे, उन्होंने ये मीटिंग करी थी। और मीटिंग का क्यों करी, आखिर किस बात पे मीटिंग करना चाह रहे थे? मीटिंग का पर्पस ये था कि वो फॉरेस्ट को कैसे बचाएं, है ना, जंगल खत्म हो रहे थे ना, तो उसको बचाने के लिए क्या नियम कानून लगाने चाहिए, किस तरीके से बचा सकते हैं, इन बातों पे चर्चा करने के लिए इन्होंने मीटिंग करी थी, है ना। दूसरी बात, गरीबी को हम कैसे खत्म कर सकते हैं, इस बारे में मीटिंग हुई थी वहां पर, है ना। उसके बाद डिजीज, जो बीमारियां बढ़ रही है, फैल रही है, इसको बचाने, इससे बचाव कैसे कर सकते हैं, इसका इलाज कैसे ढूंढ सकते हैं, इन सब बातों के लिए मीटिंग की गई थी, जिसी को हम बोलते हैं एजेंडा 21। ये कहाँ हुआ था? ब्राजील के एक शहर है रियो डे जनेरियो में। हालांकि ये मीटिंग ही हुई थी बस, उस जमाने में
मीटिंग करी उन्होंने, इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकला, सिर्फ बातें कर ली भैया यहाँ पर, ठीक है ना। ऐसा तो यहाँ पर बस यही पूछेगा आपसे कि एजेंडा 21 में क्या हुआ था, तो बता देना कि कहाँ पर हुआ था, रियो डे जेनेरियो में हुआ था, ठीक है। ऐसा फिर आता है बेटा रिसोर्स प्लानिंग। क्या है रिसोर्स प्लानिंग, क्या है? तो देखो रिसोर्स प्लानिंग का सीधा सीधा सा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ आपको, बहुत आसानी से समझ में आएगा। हम भी प्लानिंग करते हैं ना, हर एक चीज की एग्जाम आ रही है तो उसकी प्लानिंग करते हैं कि कैसे पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, सेम टू सेम रिसोर्स प्लानिंग होती है। देखो ये हमारा इंडिया, प्यारा सा खूबसूरत सा इंडिया है, इसमें एक जगह है झारखंड और छत्तीसगढ़, है ना। झारखंड और छत्तीसगढ़ में क्या है बेटा, मिनरल्स और कोल्स बहुत मिलते हैं, खूब है, लेकिन बाकी के देश में नहीं है। अब जरूरत तो सबको है इनकी, तो यहां से निकल रहा है लेकिन बाकी के देश में नहीं है, तो हम क्या करें, इन मिनरल्स और कोल्स को बाकी के देशों में भी अवेलेबल करा दें, ठीक ठीक से अवेलेबल करा दे, बराबर से काम, जिसकी जहां जरूरत हो उसको वहां पहुंचा दे। इसको रिसर्च प्लानिंग बोलते हैं। जैसे और देखो, मान लो ये राजस्थान है, ठीक है। अब इस राजस्थान में क्या है कि यहाँ पर सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी खूब है लबालब। क्यों है? राजस्थान में गर्मी पड़ती है ना, हवाएं भी बहुत चलती रहती है, उसकी वजह से सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी अच्छी खासी है, तो एनर्जी बहुत बन सकती है। लेकिन बाकी की जगह पे एनर्जी नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, यहाँ से एनर्जी बना के, बिजली बना के दूसरे सब जो स्टेट्स है उनको पहुंचा दिया जाए। तो हम क्या कर रहे हैं, ये रिसोर्स है इसको इधर उधर भेज रहे हैं, ये रिसोर्स है इसको इधर उधर भेज रहे हैं, इसको रिसोर्स प्लानिंग बोलते हैं बेटा, ठीक है। इसका एक और एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको। जैसे देखो, लेकिन राजस्थान में मान लो पानी की कमी है, मान के लो है ही सही ना, है ना, पानी की तो कमी है, तो हम क्या कर रहे हैं, जैसे समझो कि अरुणाचल प्रदेश है। अब अरुणाचल प्रदेश में क्या है, पानी तो बहुत है पर इंफ्रास्ट्रक्चर उतना बढ़िया नहीं है, है ना। पानी तो खूब है पर इंफ्रास्ट्रक्चर उतना बढ़िया नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश से पानी लेके राजस्थान में ले आओ। आप समझ रहे हो, वहां पानी बहुत है, वहां का पानी राजस्थान में लेके आ जाओ। मतलब कि अलग अलग जगह की जो चीजें हैं उनको अलग अलग स्टेट में जिसकी जहां जरूरत पड़ रही है वहां पहुंचा दो, ताकि सभी लोगों का फायदा हो जाए। बस इसी को बोलते हैं रिसोर्स प्लानिंग। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बेटा, ठीक है। ऐसा तो क्या बोला, सच मेजर और टेक्निक्स बाय विच प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स कैन बी एंश्योर्ड इज कॉल्ड रिसोर्स प्लानिंग। समझ में आया, प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो जाए, इसको हम बोलते हैं रिसोर्स प्लानिंग। अब रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया क्या है, इंडिया में कैसे करते हैं, तो अभी इंडिया का ही बताया, है ना। क्या क्या होता है देखो, पहला पॉइंट क्या है, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्स अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री। दिस इन्वॉल्व सर्वेइंग, मतलब जब भी किसी जगह की रिसोर्स प्लानिंग होती है तो उसमें किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, तो भैया वहाँ का प्रॉपर सर्वे होगा, फिर वहाँ की मैपिंग होगी, फिर वहाँ पर चेक करेंगे कि हाँ भैया वहाँ पे वाकई में रिसोर्स अवेलेबल है भी सही कि नहीं, उसकी क्वालिटी चेक करेंगे, ये सारी चीज़ें होगी, मेजरमेंट लेंगे उस जगह का, कितनी बड़ी जगह में अवेलेबल है, ये पूरा का पूरा डेटा जाता है भैया गवर्नमेंट के पास में, ठीक है। ऐसा दूसरा, फिर उसके बाद क्या होता है, इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर एंडोर्ड विद अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप फॉर इंप्लीमेंटिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स। मतलब फिर क्या करती है गवर्नमेंट है या कोई भी कंपनी हो, वो क्या करेगी, जब उनको पता चल गया कि हाँ यहाँ पे रिसोर्स वगैरह सब कुछ है, तो उसको निकालना पड़ेगा ना। ऐसे थोड़ी ना है कि हाथ मारा और ये गड्ढा खोद के बाहर निकाल लिया, नहीं, उसके लिए प्रॉपर टेक्नोलॉजी बनानी पड़ेगी। तो टेक्नोलॉजी बनाते हैं प्रॉपर से, है ना। उसके बाद स्किल ग्रुप, मतलब कि आखिर टेक्नोलॉजी सब कुछ है पर सोचो जो व्यक्ति काम कर रहा है उसके पास स्किल ही नहीं है, उसको काम करना ही नहीं आता है, तो कैसे निकालेगा चीज़ों को, कैसे रिसोर्स बाहर निकालेगा, नहीं कर पाएगा ना। इसलिए स्किल्ड लोगों की जरूरत होती है, हर एक जगह पे स्किल्ड लोगों की जरूरत होती है, ठीक है। ऐसा, अब भैया स्किल्ड लोग है, टेक्नोलॉजी भी है, तो भी कुछ नहीं होने वाला है, पैसा चाहिए। पैसे नहीं होंगे तो आप कैसे चीजों को कर पाओगे, तो ये सारी की सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, तब जाकर पूरा रिसोर्स प्लानिंग होता है बेटा, ठीक है। ऐसा अब आता है क्या कि चलो हम रिसोर्स को हमने प्लान कर लिया, सब कुछ कर लिया, पर हम उसको बचाने के लिए क्या करते हैं, उसका कंजर्वेशन कैसे करते हैं। तो देखो क्या बोला, गांधी जी ने एक बात बताई थी, बहुत बढ़िया बात बोली थी। क्या बोला था, देखो, वी हैव इनफ टू सेटिस्फाई एवरी पर्सन नीड बट नॉट टू सेटिस्फाई एनीवन्स ग्रीड। बोले कि हमारे पास इतना रिसोर्स है कि हम हर एक व्यक्ति की जरूरत पूरा कर सकते हैं, लेकिन हम हर एक व्यक्ति का लालच पूरा नहीं कर सकते भैया। नीड के लिए हमारे पास बहुत है पर ग्रीड के लिए हमारे पास नहीं है। तो बहुत अच्छी बात बोली थी इन्होंने, ठीक है। ऐसा फिर क्या है, इन्होंने एक और ये बात भी बोली थी कि देखो हम लोगों का पेट तो भर सकते हैं पर उनकी पेटियां नहीं भर सकते हैं। यहाँ पर यही लिखा हुआ है, दैट इज वी हैव इनफ टू फील आवर स्टमक, मतलब हम पेट भर सकते हैं बट नॉट इनफ टू फिल आवर बेल्ट्स, पर हम बेल्ट्स मतलब पेटियों से मतलब है, यहाँ पे पेट भर सकते हैं पर पेटियां नहीं भर सकते। ऐसा करके यहाँ पर ये लाइन लिखी हुई है बेटा, ठीक है। ऐसा फिर आता है नेक्स्ट, लैंड रिसोर्सेज। आखिर लैंड रिसोर्स किसको कहते हैं, तो देखो जरा,
लैंड रिसोर्स किसको कहेंगे? लैंड इज एन इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। जमीन भाई साहब, लैंड मतलब क्या? जमीन, जमीन की बात कर रहा है, तो जमीन तो बहुत ज्यादा जरूरी है, पता ही है ना, बिना जमीन के तो ना मकान बनेगा ना कुछ होने वाला है। तो क्या बोला? लैंड इज इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। दूसरा पॉइंट, नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन सिस्टम आर बेस्ड ऑन लैंड। सारी चीजें किसके ऊपर डिपेंड रहती है भैया? जमीन के ऊपर डिपेंड रहती है। लैंड इज लिमिटेड, जमीन तो बहुत कम है। लैंड इज अ लिमिटेड रिसोर्स, सो वी शुड यूज इट केयरफुली एंड इन अ प्लान्ड मैनर। भैया जमीन बहुत कम है, इसलिए बहुत इसको सावधानी के साथ में यूज करना चाहिए। समझ आया? ठीक है, समझ आया ना लैंड रिसोर्सेज क्या होती है? ठीक है, तो अब हम यहां पर समझेंगे कि लैंड रिसोर्स इन इंडिया को समझने के, इंडिया में लैंड रिसोर्सेज किस हिसाब से बटा हुआ है। देखो, अबाउट 43% ऑफ लैंड एरिया इज प्लेन विच प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। मतलब हमारे इंडिया का जो 43% एरिया है ना, वो भैया प्लेन एरिया है, जहां पर एग्रीकल्चर होता है और वो सारी फैसिलिटी काम में यहाँ पे होती है। ठीक है, दूसरा है माउंटेन्स अकाउंट फॉर 30% ऑफ टोटल सरफेस एरिया। जो माउंटेन्स है अपनी इंडिया में, उन्होंने 30% हिस्सा, 30% जमीन अपनी घेर रखी है। ठीक है, एरिया। तो क्या बोला? माउंटेन्स अकाउंट फॉर 30% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कंट्री एंड एंश्योर पेरिनियल फ्लो ऑफ सम रिवर्स, प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर टूरिज्म एंड इकोलॉजिकल एक्सपेक्ट। इसी माउंटेन से बहुत सारी नदियां निकल रही है, बहुत सारी चीजें बन रही है माउंटेन्स में, है ना, खेती बाड़ी भी होती है वहां पर। ठीक है, दवाइयां बनती है माउंटेन्स एरिया में, तो ये सब चीजें वहां पर होती है। लोग घूमने जाते हैं पहाड़ों में, जाते हो कि नहीं जाते हो? शिमला, मनाली, कुल्लू में कहीं तो गए होंगे आप लोग भी। ठीक है, इसके बाद अबाउट 27% ऑफ द एरिया ऑफ द कंट्री इज प्लेट्यू। ये है बेटा प्लेट्यू रीजन, जो कि 27% है। ठीक है, इट पॉसेस रिच रिजर्व ऑफ मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स एंड फॉरेस्ट। तो यहाँ पर जो है बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, ये सब प्लेट्यू के अंदर होते हैं बेटा। समझ में आया? ठीक है, बोलो कोई दिक्कत है? नहीं? तो इस तरीके से हमारे इंडिया का लैंड जो है वो बटा हुआ है। ठीक है, लैंड यूटिलाइजेशन को भी समझा देता हूं आपको। देखो किस तरीके से लैंड यूटिलाइजेशन हो रहा है। फॉरेस्ट है हमारे, है ना, फिर दूसरा तरीका क्या है? लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। ऐसी जगह जहां पर खेती नहीं करते हो, है ना, खेती बाड़ी नहीं की जाती हो। कौन कौन सी होती है ऐसी जगह? जैसे पहले नंबर पे अगर देखें तो बैरन एंड वेस्टलैंड, बंजर भूमि हो गई, जैसे जहां पर खेती बाड़ी नहीं की जा सकती हो, है ना। दूसरे में कौन आएगा? लैंड पुट नॉन एग्रीकल्चर यूजेस। एग्जांपल, जैसे हम बिल्डिंग बना रहे हैं, हॉस्पिटल बना रहे हैं, तो हमारे खुद के घर बनाए हैं, है ना, तो ये भी तो जगह ही ले ली ना हमने, जमीन में से ही तो लिए, वो जमीन पे तो बना रहे हैं ये सब हम लोग। ठीक है, ऐसा। इसके बाद क्या है तीसरा नंबर का? अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। ठीक है, और भी बहुत सारी ऐसी भूमि होती है, जमीन होती है जहां पर खेती नहीं की जा सकती है। ठीक है, उस जैसे कि ग्रेजिंग लैंड। अब ग्रेजिंग लैंड किसको बोलते हैं? जहां पे पशु वगैरह, जो एनिमल्स वगैरह चरते हैं ना, गायें चरने जाती है, उसको ग्रेजिंग लैंड बोलते हैं। वहां खेती नहीं कर सकते, वो गायों के लिए, जो पशु है उनके चरने के लिए ही होती है वो। ठीक है, ऐसा। फिर आता है लैंड अंडर मिसलेनियस ट्रीज। बहुत सारे मिसलेनियस ट्रीज जहां पर जो है बहुत सारे पेड़ उगे हुए हैं एक तरीके से, वहां खेती बाड़ी नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि इतने सारे पेड़ थोड़ा ना काटेंगे खेती के चक्कर में। ठीक है, ऐसा। इसके बाद क्या है? कल्चरेबल वेस्ट लैंड, है ना, लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चर ईयर्स। बहुत सारी ऐसी जमीन है जहां पर पिछले 5 सालों में खेती ही नहीं हुई है। ठीक है, ऐसा। फिर उसके बाद क्या है? चौथे नंबर का आता है फेलो लैंड्स। फेलो लैंड्स क्या होते हैं? करंटली फेलो, लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर। मतलब 1 साल या उससे कम समय में खेती नहीं की गई हो वहां पे, उसको बोलते हैं फेलो लैंड्स बोलते हैं। फिर अदर देन करंट फेलो लैंड्स, उसमें क्या आएगा? लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर द पास्ट 1 to 5 एग्रीकल्चर ईयर्स। मतलब कि जहां पर जो है पिछले 1 से 5 सालों में खेती नहीं की गई हो। ठीक है, ऐसा। फिर आता है नेट सोन एरिया। आखिर ये नेट सोन एरिया किसको कहते हैं? तो देखो, नेट सोन एरिया का मतलब है, नेट सोन एरिया द फिजिकल एक्सटेंट ऑफ लैंड ऑन विच क्रॉप्स आर सोन हार्वेस्टेड इज नोन एज नेट सोन एरिया। क्या बोला है? ऐसी जमीन जहां पे फसल उगाते भी हैं और काटते भी हैं,
उसको हम लोग बोलते हैं नेट सोन एरिया। सोन मतलब उगाना, फसल उगाई जाती है जहां पर, है ना, तो वो एरिया जहां पर फसल को उगाया जाता है उसको नेट सोन एरिया बोलते हैं। फिर आता है एक और टॉपिक है यहाँ पे, इससे मिलता जुलता है, जो मैंने यहीं लिखी दिया है हाथों हाथ, क्या है, ग्रोस क्रॉप्ड एरिया। ग्रोस क्रॉप्ड एरिया क्या है भैया, एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज ग्रोस क्रॉप्ड एरिया। मतलब नेट सोन एरिया तो है ही सही, लेकिन जो दूसरा भी तो होता है ना जहां पे भी खेती बाड़ी की जाती है, उन दोनों को मिलाकर जो हम बोल देते हैं उसको बोल देते हैं ग्रोस क्रॉप्ड एरिया। ठीक है, ऐसा। तो ये नेट सोन एरिया प्लस जो है दूसरा वाला एरिया जहां पे खेतीबाड़ी हुई है थोड़ी बहुत भी, ठीक है, इन दोनों का टोटल मतलब इन दोनों को मिला के हमने बोल दिया ग्रोस क्रॉप्ड एरिया। ठीक है, ऐसा। फिर आता है लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। लैंड यूज पैटर्न क्या है भैया इंडिया के अंदर, तो आपके सामने एक चार्ट है, मैं दिखा देता हूं आपको, है ना। देखो ये जो ब्लू वाला हिस्सा है वो फॉरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो कितना फॉरेस्ट है हमारे पास भैया, 18.11 फॉरेस्ट है। ठीक है, ये वाला जो है ये कब का है, 1960 से लेकर 1961 तक का ये अपने पास में पूरा यहाँ पे पाई चार्ट बना हुआ है। सेम टू सेम ये किसका है, 2014 से 15 तक का पाई चार्ट है बेटा, ठीक है, ऐसा। तो देखो दोनों को कंपेयर करते हैं, 1960 से 61 में जो है फॉरेस्ट एरिया हमारे पास 18.11 था और इधर जो है 23.3% था। तो बहुत बढ़िया यार, फॉरेस्ट एरिया बढ़ गया, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, मतलब, है ना, ऐसा। फिर 12.01 मतलब बैरन एंड अनकल्चरेबल वेस्टलैंड, वो कितनी है, बंजर जमीन 12.01% थी और बाद में कितनी हो गई, 5.5% हो गया। तो देखो ये भी बढ़िया है भैया, कम हो रहा है, मतलब देखो देश तरक्की कर रहा है, चीजें अच्छी होती जा रही है। ठीक है, ऐसा। तो ऐसे यहाँ पर जो है सारे ही परसेंटेज वगैरह दे रखे हैं। इस एग्जाम में पूछेगा क्या, नहीं पूछता, ये इतना नहीं पूछता है, तो नॉलेज जानकारी के लिए बता दिया मैंने आपको ये। ठीक है, ऐसा समझ आया, यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको किसी को, नहीं ना, ठीक। इसके बाद क्या है, टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। हमारा पूरा जो भारत है ना बेटा, उसका जो एरिया है वो कितना है पता है आपको, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। हिंदी में बोले तो पता है कितना हो गया है, 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर, 32.8 लाख। बहुत बड़ी बात है भाई साहब, पूरी दुनिया का लगभग ऐसे समझ लो आप 2.5% 4% कुछ हो गया है, इतना बड़ा एरिया है ये, समझ रहे हो, इतना बड़ा एरिया हो गया है। ठीक है, तो हमारा भारत जो है 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। However, is available only for 93% of the total geographical area। लेकिन हमारे को इस पूरे भारत में हर एक कोने के बारे में हमको नॉलेज नहीं है, हम नहीं जान सकते इसके बारे में, है ना। हमको सिर्फ कितने चीज़ों के बारे में पता है, इस पूरे एरिया का 93% ही हमको मालूम है। अब ऐसा क्यों सर, ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे इस एरिया में हमारा भारत का, पर जो है जो दूसरे देश है उन्होंने इसके ऊपर कब्जा कर रखा है, वहाँ पे नक्सलाइट है ना, वहाँ पे आतंकवादी आ जाते हैं, इस तरह की एक्टिविटीज़ बहुत सारी होने की वजह से हमको बाकी की जगहों के बारे में पता ही नहीं चल पाता है। जैसे कौन कौन सी जगह, जैसे जम्मू कश्मीर है ना, POK वगैरह आ गया ना, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, तो वहाँ वो है हमारे इंडिया का, उन्होंने कब्जा कर लिया जैसे तैसे, इसलिए उस जगह के बारे में हमको नहीं पता चल पाता है। ठीक है, ऐसा, जैसे POK मैंने बताया। फिर ऐसे ही चाइना ऑक्यूपाइड भी है कश्मीर, तो चाइना ने भी कब्जा कर रखा है, अब इसके बारे में हमको मालूम नहीं पड़ पाता है, जबकि हमारा है, पर लड़ाई झगड़े होती रहती है वहाँ पे, इसलिए नहीं पता चल, वहाँ खेती बाड़ी नहीं हो रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम है वहाँ पर। ठीक है, जैसे असम की तरफ भी देखोगे तो असम में भी जो है चाइना ने कब्जा कर रखा है इधर की तरफ भी बॉर्डर्स पे, तो ये सब बहुत सारी दिक्कत वाली बात है, जिसकी वजह से हमको पूरा हमारे पास डेटा नहीं है, सिर्फ 93% का ही डेटा है हमारे पास, बाकी की 7% में ये सब चीज़ें आ जाती है जिसके बारे में हमको नहीं पता चल पाता है। ठीक है, आप सोचते होंगे सरकार कुछ नहीं करती है, सर करती है भैया, जब भी तो युद्ध होते रहते हैं, इतना पैसा काहे के लिए लग रहा है युद्ध में, लड़ाई झगड़े इसीलिए तो हो रहे हैं ये सब के सब। ठीक है, फिर नेट सोन एरिया तो मैंने आपको बता ही दिया है, खैर, है ना। क्या बोला है नेट सोन एरिया के बारे में और डिटेल एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। द पैटर्न ऑफ नेट सोन एरिया वेरीज ग्रेटली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। हर एक जगह पे जो नेट सोन एरिया है वो बदलता रहता है। ठीक है, जैसे देखो, इट इज ओवर 80% ऑफ द टोटल एरिया इन पंजाब ऑफ हरियाणा, मतलब 80% से ज्यादा जो नेट सोन एरिया है वो पंजाब और हरियाणा में ही है। क्यों ऐसा, पंजाब हरियाणा की जो जमीन है वहाँ बहुत उपजाऊ फर्टाइल जमीन है, वहाँ पानी बहुत है, वहाँ किसान भी पैसे वाले हैं, इसीलिए पैसे वाले हैं भैया वहाँ पर। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पर जो है ज्यादा खेती बाड़ी होती है। ठीक है, एंड लेस देन 10% इन अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जैसे मिजोरम है, इन सब जगहों पे 10% तक ही खेती बाड़ी होती है। नेट सोन एरिया जो है 10% से भी कम है यहाँ पर। समझ आया, तो सबसे बढ़िया कहाँ पे हो रहा है,
बोलो, पंजाब और हरियाणा की खेतीबाड़ी सबसे अच्छी है। फिर आता है फॉरेस्ट एरिया। फॉरेस्ट एरिया अभी मैंने एक्सप्लेन किया, मैं फिर से बता देता हूं आपको। देखो क्या है, फॉरेस्ट एरिया के बारे में बताएंगे आपको। 1960 से 1961 में फॉरेस्ट एरिया है 18.11%, लेकिन जब 2015 में आए तो यहाँ पर जो है 23.3% फॉरेस्ट एरिया हो गया, मतलब फॉरेस्ट एरिया बढ़ गया है। कुछ समझ में आया? तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। फॉरेस्ट एरिया जो है वो बढ़ रहा है ना, ये बहुत अच्छी बात है भैया, ठीक है ऐसा। इसके बाद डिग्रेडेशन ऑफ लैंड। डिग्रेडेशन ऑफ लैंड किसको कहते हैं? देखो, द डिक्लाइन इन द क्वालिटी ऑफ लैंड इज नोन एज लैंड डिग्रेडेशन, मतलब कि जमीन की जो क्वालिटी है वो खराब हो रही है, उसी को हम बोलते हैं लैंड डिग्रेडेशन। अब रीजन क्या है भैया, क्यों खराब हो रही है? तो देखो, सबसे बड़ा रीजन है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है? यही पेड़ों को काट रहे हैं, इसको डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं, ठीक है। दूसरा रीजन क्या है? ये अच्छा, ये सबसे ज्यादा कहाँ होता है डिफॉरेस्टेशन? ये होता है भैया झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, बहुत पेड़ काट देते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद ओवर ग्रेजिंग, जरूरत से ज्यादा ग्रेजिंग करा रहे हैं, जरूरत से ज्यादा पशुओं को चरने के लिए भेज रहे हैं। ये कहाँ पर होता है भैया? महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश के अंदर होता है। ओवर इरिगेशन, जरूरत से ज्यादा सिंचाई हो रही है। कहाँ पर हो रही है सिंचाई? जहाँ पानी वहाँ होगा, तो ये पानी कहाँ है? पंजाब के अंदर है, हरियाणा के अंदर है। बहुत ज़्यादा सिंचाई कर देते तो उससे भी ज़मीन खराब हो जाती है, ठीक है। फिर माइनिंग करते हैं तो ज़मीन, माइनिंग का मतलब समझते हो ना, ज़मीन से जो है चीज़ें बाहर निकालना, पत्थर निकालना, कोयले निकालना, इसको माइनिंग बोलते हैं, है ना। फिर आता है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, ठीक है। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन जो है वो भी ज़मीन को खराब करता है, क्योंकि इंडस्ट्री से केमिकल्स वगैरह निकलते हैं और वो केमिकल्स ज़मीन को खराब कर देते हैं। समझ आया? ठीक है। फिर क्या है? सोइल कंजर्वेशन मेजर, ठीक है। आखिर हम क्या क्या कर सकते हैं जिससे जो है जमीन खराब ना हो? तो भैया जो जो जिससे खराब हो रही है उन सब चीजों को हटा दो, उसका उल्टा कर दो तो खराब नहीं होगी। तो क्या करेंगे? पहले डिफॉरेस्टेशन से खराब हो रही है, अब एफॉरेस्टेशन कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? एफॉरेस्टेशन कर दो, मतलब पेड़ लगा दो भैया, ठीक है। ज्यादा जो है जानवरों को ज्यादा चराओ मत आप, जितना उनका पेट भरना उतना ही चरा लो, है ना। जरूरत से ज्यादा मत यूज करो इन सब चीजों को। जरूरत से ज्यादा जो है इरिगेशन मत करो, सिंचाई वगैरह मत करो, ठीक है। जरूरत से ज्यादा माइनिंग मत करो, इन पे कंट्रोल कर लो आप इन सब चीजों पे, ठीक है। ट्रीटिंग इंडस्ट्रियल वेल, जो इंडस्ट्री से जो वेस्ट निकल रहा है, जो गंदगी निकल रही है, उसको भैया आप प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट करो, उसको सही करो। जो भी गंदगी निकली उसको हटाओ, फिल्टर करो, उसके बाद ही उसको कहीं पे डालो आप। ऐसे नहीं कि हर कहीं डाल दिया और जमीन खराब कर दी उसकी, ठीक है ऐसा। फिर आता है सॉइल रिसोर्स। क्या है बेटा? सॉइल रिसोर्स किसको कहते हैं? सॉइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। सॉइल भैया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल रिसोर्स होता है। रिन्यूएबल क्यों? क्योंकि मिट्टी हमेशा आती रहती, कभी खत्म नहीं होती, इसलिए इसको रिन्यूएबल रिसोर्स बोला है, ठीक है। इट इज द मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ, इसी में से प्लांट की ग्रोथ होती है, ऑब्वियस सी बात है, तो हम वैसे ही जानते हैं, ठीक है। तीसरा, द सॉइल इज अ लिविंग सिस्टम। ये लिविंग सिस्टम है भैया, इसमें सब चीजें बनती है, इसमें ही सारी की सारी चीजें हो रही है। इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर टू फॉर्म सॉइल अप टू अ फ्यू सेंटीमीटर इन डेप्थ, मतलब जरा सी फ्यू सेंटीमीटर की भी परत, मिट्टी की परत बनने में लाखों साल लग जाते हैं, मिलियंस ईयर लग जाते हैं भैया, ठीक है। रिलीफ पेरेंट रॉक और बेड रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ एंड टाइम एंड इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। सॉइल बनने में बहुत सारे फैक्टर काम में आते हैं, कि कौन से टाइप की चट्टाने हैं, कौन से पेरेंट रॉक है, बेड रॉक है, क्लाइमेट कैसा है, वहाँ का वेजिटेशन कैसा है, वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, बहुत सारी चीज़, कितना समय लग रहा है, इन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है सॉइल का फॉर्मेशन, ठीक है। वेरियस फोर्सेस ऑफ नेचर सच एज चेंज इन टेम्परेचर, ये तो मैंने अभी बताया आपको, टेम्परेचर वगैरह इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। बहुत सारी केमिकल सब्सटेंस हो गए, ऑर्गेनिक सब्सटेंस हो गए, है ना, इन सब चीज़ों पर भी सॉइल का बनना डिपेंड करता है। सॉइल ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक ह्यूमस एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल, है ना। सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल भी होता है और इनऑर्गेनिक, ह्यूमस समझते ना आप, जो सॉइल के ऊपर होता है, वो सब चीजें होती है, ठीक है। तो ये मैंने आपको सारे के सारे सॉइल रिसोर्सेज के पॉइंट आपके लिए लिख दिए हैं। आराम से वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स भी हैं आपके लिए, है ना, और आराम से आप पढ़ाई कर सकते हो। अगर आपको वीडियो मजा आ रहा हो पढ़ने में तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, भूलना मत। और एक और बात बता रहा हूँ, अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए, प्रिंटेड नोट्स वगैरह चाहिए, तो आप मेरे को जो है, मेरे व्हाट्सअप नंबर है, उसके ऊपर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, व्हाट्सअप नंबर, ठीक है। वहाँ से उस पर ऑर्डर करके ना आप नोट्स भी मंगवा सकते हो। नोट्स की PDF चाहिए तो मेरी एप्लीकेशन है आई कोचिंग, उसको डाउनलोड करके, है ना, उसके ई बुक सेक्शन से भी नोट्स आप वहाँ से ले सकते हो, ठीक है।
फिर आता है टाइप्स ऑफ सॉइल। ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे ही चैप्टर का। ये मान के चलना कि यहीं से क्वेश्चन आता है, सबसे ज्यादा आने वाला जो टॉपिक है वो यही है, टाइप्स ऑफ सॉइल। सॉइल के टाइप देखेंगे, सबसे पहला आता है रेड एंड येलो सॉइल्स, लाल एवं पीली मिट्टी, है ना। दूसरा आता है एलुवियल सॉइल्स, है ना। फिर आता है ब्लैक सॉइल, उसके बाद फॉरेस्ट सॉइल, उसके बाद आता है एरिड सॉइल, और उसके बाद आएगा लेटेराइट सॉइल। तो इतने टाइप की सॉइल होती है और इन सब को हमको एक एक करके पढ़ना है। समझ आया? ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं हम लोग एलुवियल सॉइल से। किससे बेटा? एलुवियल सॉइल्स। एक तो ये आलू नहीं है ना, एक तो ये आलू नहीं है और ना ये अल्लू अर्जुन वाला अलुवियल है, ठीक है, ये एलुवियल बोलेंगे इसको, है ना। क्या है भैया? इट इज फाउंड ऑन अबाउट 45% एरिया ऑफ इंडिया। कहाँ पे मिलेगा ये? पूरे इंडिया के 45% में मिल जाएगा। पूरा 45% एरिया जो है इसी का बना हुआ है। एलुवियल सॉइल कैसी दिखती है? कुछ ऐसी दिखती है, देख लो आप आराम से, है ना, इस टाइप की दिखती है, देखी भी होगी आपने। देयर इज अबंडेंस ऑफ पोटाश इन दिस सॉइल। भैया इस सॉइल में पोटाश बहुत सारा होता है, प्रचुर मात्रा में पोटाश होता है। डेवलप बाय इंडस रिवर। कौन सी रिवर बनाती है? इंडस रिवर, ठीक है, गंगा रिवर एंड ब्रह्मपुत्र रिवर से ये जो मिट्टी है आई है, ठीक है। सैंड, सिल्ट एंड क्ले आर फाउंड इन डिफरेंट प्रोपोर्शंस, है ना। सैंड हो गया, सिल्ट हो गया, क्ले हो गया, ये भी इस मिट्टी में होता है और डिफरेंट प्रोपोर्शन में होता है ये, ठीक है। वेरी फर्टाइल एंड यूजफुल फॉर क्रॉप्स लाइक शुगर केन, राइस, व्हीट एक्सेट्रा। भैया ये बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है और इसका यूज किस में करते हैं? शुगर केन मतलब गन्ने की खेती में, चावल की खेती में, व्हीट गेहूं की खेती में, इन सब चीजों में की जाती है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ एज, ओल्ड एल्यूवियम सॉइल को बोलते हैं हम बांगर एंड न्यू एल्यूवियम सॉइल को बोलते हैं खादर। तो याद रखना, एल्यूवियम सॉइल जो है, एल्यूवियल सॉइल, वो भी दो टाइप की होती है, एक है बांगर और एक है खादर। बांगर का मतलब है पुरानी एल्यूवियल सॉइल, उसको बांगर बोल देंगे। और जो नई नई दिख रही ना आपको, ये नई, इसको हम खादर बोल देंगे। समझ में आया? बांगर और खादर, ठीक है। तो ये हमारे पास पूरी जो मिट्टी, कौन सी मिट्टी कहाँ पाई जाती है उसका मैप है अपने पास में। मैप पूछ लिया जाता है आपसे, तो देख लो, ये जो ग्रीन वाला जो हिस्सा है इसमें फॉरेस्ट एंड माउंटेन्स वाला रीजन आ गया है ये, ठीक है, ऐसा। फिर ये वाला जो ये लाइट ग्रीन जो बना हुआ ना यहाँ पे एल्यूवियल सॉइल है। कौन सी सॉइल है? एल्यूवियल सॉइल है, ठीक है। फिर जो रेड बना हुआ है ये, है ना, ये रेड एंड येलो वाला रीजन आ गया है यहाँ पर। तो इस तरीके से ये पूरा बना हुआ है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट, काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल कुछ ऐसी दिखती है ना। इसका कलर ब्लैक है इसलिए इसका नाम ब्लैक है। इसका एक और नाम भी है रेगर सॉइल। क्या नाम है इसका? इसको हम लोग रेगर सॉइल भी बोलते हैं, ठीक है बेटा। एक मिनट में फोन साइलेंट कर लूं, बच जाता है, आवाज आपको आई होगी ना आई होगी पता नहीं, माइक की वजह से, है ना। फिर देखो, प्रेजेंस ऑफ टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट एंड फॉसिल्स। इसमें क्या है? इसमें जो है टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट होते हैं बेटा, ठीक है, ऐसा। ये मिनरल्स टाइप की चीजें हो गई है। फॉर्मेशन ड्यू टू द ब्रेकेज ऑफ बेसाल्ट रॉक। ये कैसे बनी है? काली मिट्टी बनती पता है किस चट्टान के टूटने से? एक चट्टान होती है जिसको हम बेसाल्ट रॉक बोलते हैं, इसके टूटने की वजह से ये बनती है, ठीक है। अबंडेंस ऑफ आयरन। इसमें क्या क्या होता है? आयरन होता है, लाइम होता है, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम होता है, ठीक है। एल्यूमिनियम भी है, मैग्नीशियम भी है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर है। मोस्ट सुटेबल फॉर कॉटन कल्टीवेशन। भैया कपास की, कॉटन समझते हो ना, कॉटन की खेती के लिए बहुत ज्यादा सुटेबल होती है। इट इज फाउंड इन द प्लेट्यू ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। इन सब जगहों पे ये पाई जाती है। मालवा रीजन के अंदर भी पाई जाती है भैया, ठीक है, ऐसा। तो जितने भी लोग यहाँ पे मालवा रीजन से देख रहे बता देना मेरे को कमेंट करके, ठीक है ना, ऐसा। इसके बाद नेक्स्ट फिर आता है रेड एंड येलो सॉइल। अब रेड एंड येलो सॉइल कुछ ऐसी दिखती है भैया, रेड है, येलो है, ठीक है, ऐसा। ड्यू टू द अबंडेंस ऑफ आयरन पार्टिकल्स द कलर इज रेड, एट सम प्लेसेस इवन येलो। इसमें आयरन बहुत ज्यादा होता है इसलिए इसका कलर रेड हो जाता है, लेकिन कुछ कुछ जगह पे येलो भी है, पीली मिट्टी भी बोलते हैं इसको, ठीक है, ऐसा। सॉइल ऑफ एसिडिक नेचर है भैया, इसका नेचर एसिड, इसमें एसिड ज्यादा होता है। अब भैया एसिड अगर ज्यादा होगा तो फसल उगेगी नहीं बराबर से, इसलिए इसकी एसिडिटी को कम करने के लिए इसमें चूना मिला दिया जाता है, बेस मिला दिया जाता है। साइंस अगर आपने पढ़ी होगी तो आप फटाक से समझ रहे होंगे, एसिड को कम करने के लिए बेस मिलाते हैं, है ना, तो इसलिए इसमें चूने का पत्थर, इस टाइप की चीजें मिला दी जाती है। कहां पर पाई जाती है ये? जैसे कि
उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, मिडिल गंगा में प्लेन्स है ना, माउंटेन्स ऑफ द गारो खासी एंड जेंटिया करके कोई जगह है, वहां पर पाई जाती है। फिर आता है लेटेराइट सोल्स। अब भैया लेटेराइट सोल्स की कहानी देखो जरा, क्या है, डेवलप्ड इन एरिया विद हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल। ये वहां होती है जहां पर बारिश ही बहुत ज्यादा हो, वहां पर होती है बेटा ये। रिजल्ट ऑफ एक्सेसिव लीचिंग ड्यू टू द हेवी रेनफॉल, है ना, इसमें बहुत ज्यादा लीचिंग होती है, जरूरत से ज्यादा पानी गिरेगा तो लीचिंग ऑब्वियस सी बात है जरूरत से ज्यादा ही होगी, ठीक है। सूटेबल फॉर टी एंड कैशू नट्स, भैया ये जो है काजू की खेती करने में बहुत सूटेबल होती है ना। चाय पत्ती जो है उसकी खेत, चाय के लिए, चाय के बागान होते हैं ना, वहाँ पर जो है ये लेटेराइट सॉइल ही होती है। कहाँ पे पाई जाती है ये, जैसे केरला में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, है ना, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, असम में, इन सब जगह पे ये पाई जाती है। नेक्स्ट आता है एरिड सॉइल, जिसको हम बोलते हैं मरुस्थली मृदा। अरे नाम से समझ में आ रहा है, मरुस्थल मतलब रेगिस्तान। तो ये मिट्टी कहाँ पाई जा रही है, रेगिस्तान की मिट्टी है ये भैया, है ना। इसको एरिड सॉइल बोलते हैं। इसका कलर रेड एंड ब्राउन होता है, कुछ इस टाइप का होता है। सैंडी एंड सलाइन होती है ये, है ना। ड्यू टू द ड्राई क्लाइमेट एंड हाई टेम्परेचर द रेट ऑफ वाटर इवेपोरेशन इज हाई। यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, ऑब्वियस सी बात है, जो रेगिस्तान एरिया है वहाँ पर बहुत गर्मी पड़ती है, इसकी वजह से जो है टेम्परेचर ज्यादा होगा तो पानी तो सूख ही जाएगा ना, सारा पानी इवेपोरेट हो जाता है इसमें से, ठीक है। लो ह्यूमस एंड मॉइस्चर कंटेंट, बहुत कम इसमें ह्यूमस होता है, मॉइस्चर नमी भी कम होती है इसके अंदर। कैन बी मेड फर्टाइल बाय प्रॉपर इरिगेशन मैनेजमेंट। अगर इसमें अगर हम पानी वगैरह ठीक ठीक से डालेंगे तो यहाँ पर भी फिर खेती तो हो ही सकती है, ठीक है। फिर आता है फॉरेस्ट सोइल, जिसको माउंटेन सोइल भी बोलते हैं, माउंटेन सोइल भी बोलेंगे भैया इसको, ठीक है। तो माउंटेन की मिट्टी इसलिए माउंटेन सोइल है। फाउंड इन माउंटेनियस एरियाज, चेंज इन फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू माउंटेनियस एनवायरनमेंट। अगर माउंटेन का एनवायरनमेंट बदलता है तो यहाँ पर भी मिट्टी के फॉर्मेशन में चेंजेस आने लग जाते हैं, ठीक है, ऐसा। सोइल इन रिवर वैलीज आर लूमी एंड सिल्टी। लूमी एंड सिल्टी मतलब ये इस टाइप की ये दिखती है कुछ, ठीक है। फ्री ऑफ एसिडिक एंड ह्यूमस, इसमें एसिड वगैरह नहीं होता है, ठीक है ना, ऐसा। द सॉइल फाउंड इन द लोअर पार्ट्स ऑफ द वैलीज पर्टिकुलरली ऑन द रिवर टेरेस एंड द एल्यूवियल फेंस आर फर्टाइल। कहने का मतलब ये है, देखो ऊपर जो पहाड़ के जो चोटी के ऊपर जो मिट्टी है वो लेस फर्टाइल होती है, लेकिन जो नीचे वाली मिट्टी है वो मोर फर्टाइल होती है। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो मिनरल्स वगैरह है वो पानी के साथ बह बह के नीचे आ जाते हैं, तो नीचे वाली मिट्टी जो है उसमें मिनरल्स अच्छे होते हैं, इसकी वजह से जो है ज़्यादा फर्टाइल हो जाती है। ऊपर के यहाँ पर जो है यहाँ पे फर्टाइल थोड़ा कम होता है, ठीक है। फिर आता है सोइल इरोजन। सोइल इरोजन क्या है, ये मिट्टी कट कट के, पानी के भाव के साथ जब मिट्टी कट कट के निकल जाती है, मिट्टी बह जाती है ना, इसको बोलते हैं सोइल इरोजन। तो क्या बोला, द डेनुडेशन ऑफ द सोइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज डिस्क्राइब्ड एज सोइल इरोजन, ठीक है, मिट्टी का कटना। सोइल इरोजन लीड टू द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, मतलब कि इसकी वजह से मिट्टी की फर्टिलिटी जो है, उपजाऊपना वो कम होता जाता है, ठीक है। 3 टाइप का सॉइल इरोजन होता है, एक होता है गलीज, जिसको रवाइंस भी बोलते हैं, दूसरा है शीट इरोजन और तीसरा है विंड इरोजन, ठीक है। तो हम समझेंगे सबसे पहले गलीज को। किसको समझेंगे बेटा, गलीज को। तो गलीज कुछ नहीं है, ये देखो इस टाइप की मिट्टी है, अब पानी आया होगा बहुत ज्यादा तो उसमें देखो इस टाइप के बीच बीच में इस तरह बन जाता है, ये जो दिख रहा है, इसको रवाइंस या गलीज बोलते हैं, ठीक है। ये गलीज हो गया बेटा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आता है शीट इरोजन। शीट इरोजन कुछ नहीं, जैसे आपने देखा होगा कहीं से नाला वगैरह है तो उसके ऊपर से जो है इस तरीके से पानी चलता रहता है, तो वो पानी क्या करता है, वहाँ की मिट्टी को जो है बहा के लेके चले जाता है आगे, इसको शीट इरोजन कहते हैं, ठीक है, ऐसा। उसके बाद आता है विंड इरोजन। विंड इरोजन में क्या होगा, बहुत तेज हवा चलेगी, विंड चलेगी, और वो वहाँ की मिट्टी पर्टिकुलर किसी जगह पे जहाँ पे चल रही है हवाएं, वहाँ की मिट्टी को उड़ा के लेके चले जाता है, वो इसको बोलते हैं विंड इरोजन। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। फिर आएगा सॉइल कंजर्वेशन। आखिर सॉइल का कंजर्वेशन कैसे होता है बेटा, ठीक है। तो देखो सॉइल का कंजर्वेशन हम 4 तरीके से कर सकते हैं। एक है कॉन्टूर प्लोइंग, दूसरा है टेरेस फार्मिंग, तीसरा है स्ट्रिप क्रॉपिंग और चौथा है शेल्टर बेल्ट्स के थ्रू कर सकते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कॉन्टूर प्लोइंग को। कॉन्टूर प्लोइंग कुछ नहीं होता, इस टाइप से जो है हम इस खेती जो खेत वगैरह होते हैं ना उसमें इस तरीके से कॉन्टूर बना देते हैं, जैसे धारियां बन जाती है, इनको बोल देते हैं कॉन्टूर प्लोइंग, ठीक है। प्लोइंग अलोंग द कॉन्टूर लाइंस कैन डिसेलरेट द फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लोप्स, दिस इज कॉल्ड
कॉन्टूर फ्लोइंग, मतलब हम इस तरीके से ऐसे वेव इस तरीके की कॉन्टूर बना देते हैं, जिससे क्या है कि पानी का बहाव जो है वो कम हो जाता है, जिससे मिट्टी जल्दी बह के नहीं जाती है, मतलब ठीक है ना ऐसा। फिर आता है टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग में कुछ नहीं है, इस तरीके जैसे कहीं पहाड़ों पे हो रही है और इस टाइप से ऐसे सीढ़ियाँ टेरेस जैसा बना दिया है, दिख रहा है आपको, ये बना रखे हैं इन्होंने, इसको हम बोलते हैं टेरेस फार्मिंग। यहाँ से भी मिट्टी कम कट के नीचे जाती है, ठीक है, स्टेयर्स टाइप का बना देते हैं। फिर आता है स्ट्रिप फार्मिंग। स्ट्रिप फार्मिंग में आप देखो जैसे यहाँ पे ये स्ट्रिप बन रही है, बहुत सारी स्ट्रिप बनती जा रही है, इसको स्ट्रिप फार्मिंग कहते हैं, है ना ऐसा। लार्ज फील्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स। स्ट्रिप ऑफ ग्रास आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप्स, मतलब कि हर एक ऐसे बीच बीच में ऐसे घास के स्ट्रिप्स बना दिए जाते हैं, है ना ऐसा। दिस ब्रेक अप द फोर्स ऑफ विंड, जिससे ये क्या कर रहे हैं, जो हवा आती है ना बहुत तेज तेज, उस हवा का जो फोर्स है उसको कम कर देता है, जिससे हवा जो है वो मिट्टी को बहा के नहीं, मतलब उड़ा के ना ले जा पाए, ठीक है ऐसा। इसको स्ट्रिप क्रॉपिंग भी बोलते हैं। फिर आता है शेल्टर बेल्ट। शेल्टर बेल्ट कुछ नहीं है, देखो जैसे मान लो कि इस जगह पे बहुत हवा चलती है, तो किसान लोग क्या करते हैं, ऐसे बड़े बड़े से ऐसे पेड़ उगा देते हैं यहाँ पे, इस खेत के आजू बाजू में इस तरीके से बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ों की बाउंड्रीज बना देते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, इस खेत की जो मिट्टी है और या जो खेत है उसके लिए शेल्टर बन गया है, मतलब अगर बहुत तेज तूफान वगैरह भी आएगा तो ये पेड़ जो है उसको रोक लेंगे, इस जगह की मिट्टी को उड़ने नहीं देंगे। इसको हम बोलते हैं शेल्टर बेल्ट्स बेटा, ठीक है। तो इसी के साथ अपना चैप्टर होता है खत्म। अब ये जो एक्सरसाइज है पूरी की पूरी, इसके ऊपर मैं आपको इस एक्सरसाइज मतलब इसी चैप्टर की पूरी एक्सरसाइज करवा दूंगा, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दूंगा, जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। मजा आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।